मेरा अरोड़ा ने 3 लड़कियों के साथ मिलकर उस लड़की को भड़काने की कोशिश की, लेकिन वहां का नजारा कुछ अलग ही था। काशवी कुछ अलग ही तरीके से उनकी तरफ देख रही थी। ऐसा क्या हो गया था, जानेंगे आज के एपिसोड में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का सुकून एफएम पर हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी सीक्रेट मिलेनियर रईस जादा, एपिसोड नंबर 18। दोस्तों, हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। लेकिन वहां जो हुआ उसने अहिरा अरोड़ा उन 3 लड़कियों के होश उड़ा दिए। काशवी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसने नताशा को देखा, रिया को देखा और संजना को देखा, और फिर अंत में अहिरा की उन जहरीली आंखों में देखा। कुछ सेकंड तक एक बहुत ही भारी और रहस्यमय खामोशी छा गई, और फिर काशवी के होठों पर एक बहुत ही हल्की, शांत लेकिन बड़ी शक्तिशाली और सच्ची मुस्कान आ गई। ये कोई घबराहट वाली मुस्कान नहीं थी। ये एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी तपस्विनी के चेहरे पर होती है, जिसे दुनिया के किसी भी जहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। काशवी की इस मुस्कान को देखकर आहिरा के माथे पर सिलवटें पड़ गई। उसका वो सारा गुरूर, वो सारी जीत की खुशी एक पल में कंफ्यूजन में बदल गई। आहिरा ने बौखला कर कहा, तुम तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि वो इंसान एक दरिंदा है। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। काशवी ने गहरी और सुकून भरी सांस ली। उसने अपनी नजरें आहिरा की आंखों में पूरी दृढ़ता के साथ गड़ा दी। काशवी के चेहरे पर अब कोई डर, कोई शक या कोई कमजोरी नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ शेरने वाला वो अड़िग विश्वास था, जिसे निखिल सिंघानिया ने मौत के मुंह से लड़कर कमाया था। काशवी ने बहुत ही शांत लेकिन किसी हथौड़े की तरह भारी आवाज में बोलना शुरू करके कहा, आहिरा, तुम मुझे निखिल सिंघानिया का अतीत दिखाने आई हो ना? तुम मुझे ये बताने आई हो कि वो कल क्या था? तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये कहकर काशवी ने नताशा, रिया और संजना की तरफ देखकर बहुत ही सम्मान और हमदर्दी भरे इज्जत के साथ आगे कहा, मुझे आप तीनों के दर्द में पूरी हमदर्दी है। मैं भी एक औरत होने के नाते आपके आंसुओं की इज्जत करती हूँ। मुझे कोई शक नहीं कि निखिल ने अतीत में जो कुछ भी किया है वो एक शैतान का काम था। वो एक दरिंदा था और उसके बहुत बड़े गुनाह उसने किए। फिर काशवी की आंखें वापस अहिरा पर आकर टिक गई। उसकी आवाज में एक ऐसा जुनून आ गया जो किसी भी साजिश को जलाकर खाक कर दे। उसने आहिरा की तरफ देखकर कहा, लेकिन आहिरा, मुझे निखिल के उस अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं उसके उस काले अतीत के बारे में कुछ भी जानना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर आहिरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चौंक कर कहा, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तभी आगे से काशवी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम जिस निखिल सिंघानिया की कहानियां मुझे सुना रही हो, वो निखिल सिंघानिया बहुत पहले मर चुका है। तुम इस इंसान की बात कर रही हो जो दौलत और खौफ के नशे में अंधा था। लेकिन मैं जिस निखिल सिंघानिया को जानती हूँ, वो एक इंसान है जो मेरे लिए, मेरी जान बचाने के लिए, बिना किसी हथियार के 20 लोगों की खूंखार फौज के सामने अकेला खड़ा हो गया था। यह कहकर काशवी की आंखों में निखिल के लिए जो बेइंतहा प्यार था वो आंसुओं की शक्ल में चमकने लगा। लेकिन वो आंसू गर्व के थे। काशवी ने एक एक शब्द पर जोर देकर अपना वो ऐतिहासिक डायलॉग बोला, जिसने आहिरा के पूरे वजूद को हिला कर रख दिया। काशवी ने अपनी बात को जारी रखकर आगे कहा, हर संत का एक अतीत होता है आहिरा, और हर पापी का एक भविष्य होता है। मैं निखिल के उस शैतानी अतीत को जज करने के लिए उसके जिंदगी में नहीं आई। मैं यहाँ उसके उस इंसानियत भरे वर्तमान और भविष्य के लिए हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बदल रहा है। जो इंसान मेरी एक ना सुनने के बाद भी अपने करोड़ों की ओडी जलाकर देख सकता है, वो मेरी बहन की जिंदगी बचाने के लिए वो अपनी सारी दौलत दांव पर लगा सकता है। उस इंसान का प्यार कोई टास्क या जिद नहीं हो सकती आहिरा, वो इबादत है, इबादत। ये कहते हुए काशवी एक कदम आहिरा के और करीब आई। उसकी आंखों में वो आग आहिरा को अंदर तक जला रही थी। काशवी ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, तुम मुझे डराने आई थी कि वो मुझे छोड़ देगा। निखिल ने इन लड़कियों के लिए इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उनके साथ सिर्फ खेल रहा था, लेकिन मेरे लिए वो उस पूरी काली दुनिया को छोड़ चुका है। उसने मेरे लिए हथियार छोड़ दिए, मेरे लिए काले धंधे छोड़ दिए,
अपना वो पुराना घमंड छोड़ दिया। जो इंसान मेरे प्यार के लिए खुद को पूरी तरह से मिटाकर एक नया इंसान बनने को तैयार है, मुझे उस पर दुनिया की हर एक सच्चाई से ज्यादा भरोसा है। काशवी का यह लंबा, जज्बाती और खौफनाक खत एक सच्चा जवाब सुनकर उस पार्क में मौजूद हर एक लड़की सुन पड़ चुकी थी। नताशा, रिया, संजना, जो काशवी को एक बेचारी और बेवकूफ लड़की समझ रही थी, वो अब काशवी को किसी देवी की तरह देख रही थी। उन्हें एहसास हो गया था कि काशवी का प्यार उन सब की तरह कोई सतही या दौलत से जुड़ा प्यार नहीं था। काशवी ने निखिल के रसूख से नहीं, बल्कि उसके रूह से प्यार किया था। और यही वजह थी कि निखिल सिंघानिया जैसा दरिंदा भी इस लड़की के आगे घुटने टेक चुका था। अहिरा अरोड़ा का पूरा शरीर गुस्से, अपमान और एक भयानक हार के एहसास में कांप रहा था। उसका वो मास्टर स्ट्रोक, उसकी वो सबसे बड़ी और जहरीली चाल, काशी के उस अड़िग अविश्वास के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। अहिरा के पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं बचा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तभी काशवी ने अहिरा को एक आखिरी, बहुत ही तीखी और दया वाली नजरों से देखकर बहुत ही शांत लहजे में कहा, तुम्हारी ये साजिशें, तुम्हारा ये जहर मेरे और निखिल के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी कर सकता हीरा। निखिल अब सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहती हूँ। अपने इस पागलपन को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि अगर निखिल को पता चल गया कि तुमने मेरे दिमाग में जहर घोलने की कोशिश की थी, तो वह अपना यह अच्छा इंसान वाला वादा 1 मिनट के लिए भूल जाएगा। और फिर तुम्हारा वो राजनीतिक रसूख भी तुम्हें उसकी उस पुरानी हैवानियत से नहीं बचा पाएगा। ये कहकर काशवी ने अपनी शॉल को ठीक किया और उन चारों लड़कियों को वहीं उसी धूल भरे रास्ते पर छोड़कर बहुत ही शाही और निडर अंदाज में पलटकर वापस अपने घर की तरफ चलने लगी। काशवी की वो चाल, उसका वो आत्मविश्वास चीख चीख कर बता रहा था कि वो सिर्फ एक मिडिल क्लास लड़की नहीं थी, वो शेर की शेरनी थी जिसे कोई भी लोमड़ी डरा नहीं सकती थी। पीछे खड़ी अहिरा अरोड़ा अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से भींच रही थी कि उसके नाखूनों से खून निकलने लगा था। उसकी आंखों में एक ऐसी हार, एक ऐसी भयानक आग, जो अब किसी बहुत बड़े खूनी तूफान की आहट दे रही थी। तभी आहिरा ने अपने दांत पीसकर पागलों की तरह बड़बड़ा कर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी काशवी जायसवाल। अगर तुम निखिल सिंघानिया को इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगी, तो मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगी। अब ये जंग सिर्फ प्यार की नहीं, मौत की होगी। आहिरा एक खौफनाक इरादा और विहान राठौड़ की वो छुपी हुई साजिश अब निखिल और काशवी की उस 30 दिन की अग्नि परीक्षा को एक ऐसे खूनी खेल में बदलने वाली थी, जहां हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ मौत का साया मंडरा रहा था। विश्वास की ये पहली जंग काशवी ने जीत ली थी, लेकिन साजिशों का वो असली और सबसे जहरीला नाग अभी भी अपने फन उठाए बैठा था। शांति नगर के उस पुराने शिव मंदिर के पीछे वाले पार्क में आहिरा अरोड़ा और उन तीनों लड़कियों ने नताशा, रिया और संजना को उनके ही बुने हुए जहरीले जाल में धूल चटाने के बाद काशवी जायसवाल वहां से पलट कर चल दी थी। उसके हर एक कदम में एक ऐसा राजसी आत्मविश्वास और दृढ़ता थी, जिसे देखकर पीछे खड़ी अहिरा का गुरूर चकनाचूर हो गया। काशवी के चेहरे पर उस समय कोई डर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो अपने घर की तरफ कदम बढ़ा रही थी, उसके अंदर एक अजीब सी हलचल और भावनाओं का बवंडर उठने लगा। रास्ते की धूल भरी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। काशवी का दिमाग तेजी से उन सभी बातों को खंगाल रहा था जो उसने अभी अभी सुनी थी। निखिल का वो खौफनाक अतीत, उन लड़कियों के दर्द भरे आंसू और अहिरा की वो जहरीली धमकियां। काशवी जानती थी कि उन लड़कियों ने जो भी कहा वो 100% सच था। निखिल सिंघानिया कोई साधु संत नहीं था। उसने अपनी दौलत और ताकत के नशे में न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थी। औरतों के जज्बातों से खेलना उसके लिए एक मामूली बात थी, लेकिन काशवी का दिल इस कड़वे सच को मानने के बावजूद पूरी तरह से शांत था। उसने खुद से बुदबुदाकर कहा, अतीत कभी भविष्य तय नहीं करता। मैंने जिस निखिल को देखा, वो मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा चुका है, जिसने मेरे लिए गोलियां खाई, खंजर सहे। वो निखिल अब मर चुका है जो उन लड़कियों के साथ था। अब जो जिंदा है वो मेरा निखिल है। काशी जब अपने मोहल्ले की उस संकरी गली में पहुंची तो सूरज ढलने लगा था। आसमान में रंगरंगी और लाल रंग की परतें छाने लगी। जायसवाल हाउस का वो लोहे का पुराना दरवाजा सामने था। काशी ने दरवाजे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। उसने एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक फैसला ले लिया था। काशी ने अपने मन में एक पत्थर की लकीर खींचकर सोचा, मैं इस मुलाकात के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। डैड और माँ तो पहले ही निखिल को लेकर डरे हुए हैं।
अगर उन्हें पता चला कि निखिल का अतीत इतना काला है, उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड भी आज उसके नाम से कांपती है, तो उनका बचा खुचा भरोसा भी टूट जाएगा। वो बस कभी इस महीने की शर्त को पूरा नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात, काशवी ये बात निखिल को भी नहीं बताना चाहती थी। काशवी जानती थी कि निखिल इस वक्त अपनी शराफत की अग्नि परीक्षा दे रहा है। वो खुद को एक अच्छा इंसान साबित करने के लिए अपने अंदर के उस खूंखार दानव को जंजीरों में जकड़ कर बैठा है। काशवी ने डर कर सोचा, अगर मैंने निखिल को बता दिया कि अहरा मेरे दिमाग में जहर घोलने की कोशिश कर रही थी, तो निखिल का वो पुराना पागलपन फिर से जाग जाएगा। वो अहरा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बंदूक उठा लेगा और अगर उसने एक बार किसी पर हाथ उठाया, जुर्म किया, तो डैड की वो 30 दिन की शर्त टूट जाएगी। मैं निखिल को हारने नहीं दे सकती। मुझे इस जहर को अकेले ही पीना होगा। यह अटल फैसला करके काशवी ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही सामान्य मीठी सी मुस्कान सजाई और घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर आंगन में निहारिका जी तुलसी के पौधे के पास दिया जला रही थी। सतेंद्र जी अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठकर कोई पुरानी किताब पढ़ रहे थे। तभी निहारिका जी ने मुड़कर अपनी बेटी को देखकर कहा, तू आ गई काशवी? कहाँ रह गई थी बेटा? सुबह से निकली हुई है। सतेंद्र जी पूछ रहे हैं कि तू अभी तक लौटी क्यों नहीं। तभी आगे से काशवी ने बड़ी सहजता से झूठ बोलकर कहा, माँ वो कॉलेज में प्रैक्टिकल असाइनमेंट का काम थोड़ा लंबा खींच गया, फिर मीनाक्षी के साथ लाइब्रेरी में कुछ नोट्स बनाने लग गई, इसलिए देर हो गई। डैड कैसे हैं? उसके बात सुनकर आगे से निहारिका जी ने राहत की सांस लेकर कहा, डैड बिल्कुल ठीक है बेटा। डॉक्टर ईशान का फोन भी आया था। अवनी भी अपने इस नए घर में बड़ी खुश है। काशवी ने अपनी माँ को गले लगाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही वो बिस्तर पर गिर पड़ी। बाहर से वो जितनी मजबूत दिख रही थी, अंदर से वो जानती थी कि अहिरा अरोड़ा चुप बैठने वाली नहीं है। लेकिन काशी को अपने प्यार पर इतना यकीन था कि वह हर तूफान का अकेले सामना करने के लिए तैयार थी। उधर जायसवाल हाउस के उस घुटन भरे और खौफनाक माहौल से मीलों दूर सिंघानिया टावर्स के 40वें फ्लोर पर स्थित आलिशान पेंट हाउस में निखिल सिंघानिया अपनी जिंदगी की बिल्कुल एक नई और शुरुआत कर चुका था। निखिल अपनी बड़ी सी एग्जीक्यूटिव लेदर चेयर पर बैठा था। उसके बाएं कंधे पर लगे टांकों का दर्द अब भी धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन वो दर्द उसके लिए एक खूबसूरत याद की तरह था। उसने एक सफेद रंग की फॉर्मल शर्ट पहनी थी, जिसकी आस्तीनें कोहिनी तक मुड़ी थी। निखिल के चेहरे पर आज वो पुराना खौफनाक गुरूर, वो शैतानी मुस्कान और वो मौत का खौफ नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति और अथाह गहराई थी जो किसी तपस्वी की आंखों में होती है। वो पूरी तरह से एक वाइट कॉलर और ईमानदार बिजनेसमैन बन चुका था। सामने से कांच के विशाल टेबल पर कई सारी फाइलें रखी थी। ये वो फाइलें थी जिन्हें निखिल खुद एक एक करके पढ़ रहा था। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और राजीव अंदर दाखिल हुआ। राजीव के हाथ में एक मोटी सी काली फाइल थी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थी। राजीव ने फाइल को निखिल के टेबल पर रखकर बड़े ही झिझक कर कहा, बॉस, ये डायमंड आर्केड का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। शहर के सबसे बड़े बिल्डर मिस्टर ग्रोवर ने हमें ऑफर दिया है। इस प्रोजेक्ट में हमें बस अपना नाम देना है और पीछे से सारी जमीन के कब्जे का काम ग्रोवर के आदमी करेंगे। इसमें हमें रातों रात 200 करोड़ का शुद्ध मुनाफा होगा। बस आपको एक फोन करके जमीन के उन छोटे मालिकों को धमकाना होगा। राजीव की बात पूरी होते ही कैबिन में एक भारी सन्नाटा छा गया। राजीव डर रहा था क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही निखिल सिंघानिया ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक सेकंड में अपनी बंदूक की नोक के पास कर देता था। निखिल ने अपनी आंखें उठाई। उसने अपनी काली फाइल को देखा और फिर राजीव की आंखों में। निखिल के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया। उसने बहुत ही शांति से पेन उठाया और उस फाइल को खोला और उसके पहले पन्ने पर एक बड़ा सा लाल रंग का क्रॉस मार दिया। तभी निखिल की भारी और गूंजती आवाज कैबिन में गूंजी। उसने कड़क आवाज में कहा, इस फाइल को फाड़कर कूड़ेदान में डाल दो राजीव। उसके बाद सुनकर राजीव की आंखें फट गई। उसने हैरान होकर कहा, लेकिन बॉस, 200 करोड़ का। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, निखिल ने अपनी कुर्सी से उठकर उसको बीच में ही टोक कर कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था राजू? मुझे अब किसी की जमीन नहीं हड़पनी। मुझे किसी को भी फोन पर धमकी नहीं देनी। 200 करोड़ तो क्या, अगर कोई मुझे 2000 करोड़ भी दे तो भी मैं किसी गरीब का हक मारकर अपनी कंपनी का खजाना नहीं भरूंगा। मुझे वो सारा पैसा, वो सारा मुनाफा जहर लगता है जो किसी के आंसुओं से कमाया गया हो। ये कहकर चलकर कांच की दीवार के पास गया और जहां से पूरा पटना शहर दिखाई देता था, निखिल ने
खिड़की के शीशे पर अपना हाथ रखा। उसकी आंखों के सामने काशवी का वो मासूम और निडर चेहरा आ गया। निखिल ने फुसफुसा कर कहा, मैंने सतेंद्र जी से और खुद अपनी काशवी से एक वादा किया है। ये 30 दिनों की मोहलत मेरे लिए सिर्फ एक शर्त नहीं है राजीव, ये मेरी रूह का प्योरिफिकेशन है। मैं काशवी के लिए वो इंसान बन रहा हूँ जिसके साय में खड़े होने से डर न लगे बल्कि सुकून मिले। इस शहर के सारे बिल्डर्स और माफियाओं को संदेश भिजवा दो, निखिल सिंघानिया का वो खूनी दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब हम सिर्फ वो काम करेंगे जो पूरी तरह से लीगल होगा, जिसमें कोई खून खराबा नहीं होगा। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक चट्टान जैसी मजबूती आ गई थी। वहीं उसकी बात सुनकर राजीव ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अपने बॉस के लिए एक बहुत ही सच्चा और गहरा सम्मान उभर आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, जी बॉस, मैं अभी ग्रोवर को मना कर देता हूँ। मुझे आप पर गर्व है सर। काशवी मैम ने सच में आपको पूरी तरह से बदल दिया। निखिल मुस्कुराया। वो इस नई जिंदगी में इतना खुश और मगन था, उसे इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था। जो अतीत पीछे छोड़कर आया है, उसके गड़े हुए मुर्दे बाहर आ चुके हैं। निखिल को लग रहा था कि उसने अपनी शराफत से अपनी मंजिल तय कर ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि दुनिया इतनी आसानी से एक दानव को देवता बनने की इजाजत नहीं देती। उसके दुश्मनों की एक बहुत ही लंबी और खौफनाक कतार अभी भी अंधेरे में खड़ी थी, जो उसकी इस शराफत का फायदा उठाकर उसे और उसके प्यार को चीरने के लिए तैयार खड़ी थी। अब समय के पहियों को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जब अहिरा अरोड़ा शांति नगर के उस पार्क में काशवी जायसवाल के उस अड़िग विश्वास शेरनी जैसी दहाड़ के सामने अपनी जहरीली चाल हार गई थी, तो उसका अहंकार किसी कांच के टुकड़े की तरह बिखर गया था। अहिरा को लगा कि निखिल की एक्स गर्लफ्रेंड की कहानियां सुनकर काशवी टूट जाएगी, लेकिन काशवी ने पलटकर अहिरा को ही उसकी औकात दिखा दी। अहिरा जब अपने फार्म हाउस वापस लौटे तो उसने गुस्से में अपने कमरे का सारा सामान तोड़ दिया। उसने चिल्लाकर कहा, वो 2 टके की लड़की, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे चुनौती दे। अहिरा पागलों की तरह चीख रही थी। उसी वक्त अहिरा ने अपनी दूसरी और सबसे खौफनाक साजिश को अंजाम देने का फैसला किया। उसने विहान राठौड़ को फोन किया। विहान, जो पुलिस की मार खाकर जमानत पर छूटने के बाद एक घायल और जहरीले सांप की तरह फुफकार रहा था। अहिरा ने फोन पर अपनी नफरत भरी आवाज में कहा, विहान, हमारा वो एक्स गर्लफ्रेंड्स वाला प्लान फेल हो चुका है। उस काशवी पर निखिल के अतीत का कोई असर नहीं पड़ा और निखिल के प्यार में पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। अब हमें उस लड़के के दिमाग से नहीं, बल्कि निखिल सिंघानिया के उस शराफत के नकाब से खेलना होगा। तभी दूसरी तरफ से विहान ने अपने सूजे हुए होठों को सहलाकर कहा, तो अब क्या करना है अहिरा? निखिल सिंघानिया इस वक्त पूरी तरह से अपनी कंपनी को लीगल करने में लगा है। वो कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा जिसे सतेंद्र जायसवाल की नजर में वो गिर सके। वो तो एक संत बन गया है। उसकी ये बात सुनकर आगे से अहिरा ने एक बहुत ही खौफनाक ठहाका लगाकर कहा, कोई भी शैतान हमेशा के लिए संत नहीं बन सकता विहान। निखिल की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो खौफ और गुस्से का है। वो अपनी शराफत का नाटक सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे कोई उकसा नहीं रहा। हमें उसे उकसाना होगा। हमें उसे मजबूर करना होगा कि उस सरेआम बंदूक उठाए, किसी का खून बहाए और कोई ऐसी नीच हरकत करे जिसे सतेंद्र जायसवाल अपनी आंखों से देख ले। और जिस दिन सतेंद्र जायसवाल निखिल का वो पुराना दरिंदा रूप देखेगा, काशवी की वो 30 दिन की शर्त हमेशा के लिए टूट जाएगी। उसकी यह बात सुनकर विहान की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, लेकिन हम उसे उकसाएंगे कैसे? अगर हम उसके सामने गए तो वो हमें बिना कोई सबूत छोड़े जिंदा काट देगा। तभी आहिरा ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला, जिसकी प्लानिंग उसने पहले ही बना रखी थी। आहिरा ने फुसफुसा कर कहा, हम उसके सामने नहीं जाएंगे विहान। तुम जाओगे उस इंसान के पास जो निखिल सिंघाने के रग रग से वाकिफ है। वो इंसान जो कभी निखिल का सबसे जिगरी दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज वो उसका सबसे बड़ा और खूंखार दुश्मन बन चुका है। उसकी ये बात सुनकर आगे से विहान ने हैरानी से पूछा, वो कौन है? तभी आगे से अहिरा ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, कबीरा। अहिरा के मुंह से नाम निकलते ही निखिल के जैसे उस हवा में जहर घुल गया। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, कबीर, वो इंसान जिसका जबड़ा निखिल ने न्यू ईयर पार्टी के बाद इसलिए तोड़ा क्योंकि कबीर ने काशी के बारे में अपशब्द कहे थे। कबीर आज भी उस अपमान की आग में जल रहा है। कबीर के पास दौलत है, गुंडे हैं और सबसे बड़ी बात, उसके पास निखिल से बदला लेने की एक भयंकर भूख है। मैंने तुम्हारे फोन पर कबीर का एड्रेस भेज दिया है। तुम अभी इसी वक्त
कबीर के उस अड्डे पर जाओ, उसे मेरे नाम का हवाला दो और उसके साथ हाथ मिला लो। वहीं उसकी ये बात सुनकर विहान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। कबीर, शहर के सबसे बड़े शराब कारोबारी का बिगड़ा हुआ खूंखार बेटा। अगर कबीर उनके साथ मिल गया तो निखिल सिंघानिया को रास्ते से हटाना आसान हो जाएगा। उसने तुरंत कहा। मैं अभी निकलता हूँ आइडा। विहान ने फोन काटा और अपने चेहरे पर एक काला मास्क लगाकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। उधर शहर के सबसे बाहरी और डार्क इलाके में स्थित कबीर का वो प्राइवेट अड्डा किसी नर्क से कम नहीं था। वो एक अंडरग्राउंड बेसमेंट था जिसे एक आलीशान लेकिन गैर कानूनी क्लब में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ भारी और कान फाड़ देने वाला डीजे म्यूजिक बज रहा था। हवा में सिगार और गांजे का गाढ़ा धुआं तैर रहा था। लाल और नीली नियॉन लाइट्स के बीच कुछ लोग जुआ खेल रहे थे और लड़कियां डांस कर रही थी। इस बेसमेंट के सबसे पीछे एक बहुत बड़ा लेदर का काउच रखा था जिस पर कबीर बैठा हुआ था। कबीर के चेहरे पर अभी भी उस मार के निशान ताजा थे जो निखिल सिंघानिया ने उसे दिए थे। उसका एक गाल बुरी तरह से सूजा हुआ था। उसके जबड़े पर पट्टियां बंधी थी। कबीर के हाथ में शराब की एक बोतल थी जिसे वो सीधा अपने मुंह में उड़ेल रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा पागलपन था जो किसी घायल शेर की आंखों में होता है। तभी बेसमेंट के लोहे के दरवाजे खुले। विहान राठौड़ अंदर दाखिल हुआ। कबीर के भारी भरकम और हथियारों से लैस बाउंसरों ने तुरंत विहान को घेर लिया। दो बाउंसर्स ने विहान के छाती पर बंदूक तान दी। उनमें से एक बाउंसर ने गुर्रा कर कहा, कौन है बे तू और यहाँ कैसे घुस कर आ गया? आगे से विहान डर के मारे कांप गया लेकिन उसने खुद को संभाल कर जोर से चिल्लाकर कहा, कबीर भाई, मुझे अहिरा अरोड़ा ने भेजा है। मैं तुम्हारा दोस्त और निखिल सिंघानिया का सबसे बड़ा दुश्मन। निखिल सिंघानिया का नाम सुनते ही कबीर की वो सूजी हुई आंखें फैल गई। उसने अपने हाथ से शराब की बोतल जमीन पर दे मारी। बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए। म्यूजिक बंद हो गया और कबीर ने अपनी भारी और दर्द में करहाती हुई लड़खड़ाती आवाज में कहा, छोड़ो उसे। उसकी ये बात सुनकर बाउंसर पीछे हट गए। विहान डरते डरते कबीर के सामने आकर खड़ा हो गया। कबीर ने अपनी खून से लाल आंखों से विहान को सिर से पैर तक देखकर कहा, कौन है तुम और आहिरा ने तुझे मेरे पास क्यों भेजा? तब विहान ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा नाम विहान राठौड़ है। मैं उस अवनी का देवर बनने वाला था जिसकी बहन काशवी है। उसी काशवी के चक्कर में निखिल सिंघानिया ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने मुझे मेरे ही परिवार की नजरों में गिलाकर पुलिस के हवाले किया। मैं भी उसी आग में जल रहा हूँ कबीर भाई, जिस आग में आप जल रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर कबीर ने अपने सूजे हुए जबड़े पर हाथ रखा। निखिल ने उसे बेइज्जती और जो दर्द दिया था वो उसे रातों रात सोने नहीं देता था। एक मामूली सी मिडिल क्लास लड़की के लिए निखिल ने अपने बचपन के दोस्त का मुंह तोड़ दिया। कबीर ने जहरीली हंसी के साथ कहा, तो तू यहाँ क्या अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने आया है? निखिल सिंघानिया को छूना मौत को दावत देना है। वो एक चलता फिरता शैतान है। तब विहान ने अपनी शातिर चाल चलकर कहा, वो शैतान था कबीर भाई, लेकिन अब वो शैतान एक मामूली इंसान बन चुका है। ये कहते हुए विहान कबीर के बिल्कुल करीब आ गया और उसने फुसफुसा कर कहा, निखिल सिंघानिया अब कोई डॉन नहीं रहा। उसने काशी के प्यार में पागल होकर अपने सारे गैर कानूनी काम बंद कर दिए। और सबसे बड़ी बात, काशी के पिता सतेंद्र जायसवाल ने निखिल के सामने एक शर्त रखी है। उसकी यह बात सुनकर कबीर ने अपनी बोहें सिकोड़ कर कहा, कैसी शर्त? ये सुनते ही आगे से विहान की आंखों में कातिलाना चमक आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, 30 दिन की शर्त। सतेंद्र जायसवाल ने निखिल से कहा कि अगर वो 30 दिनों तक कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा, किसी पर हाथ नहीं उठाएगा, एक शरीफ इंसान बनकर रहेगा, तो वो काशवी का हाथ निखिल के हाथों में देंगे। अगर इन 30 दिनों में निखिल ने एक बार भी अपनी बंदूक उठाई या किसी को मारा पीटा तो काशवी हमेशा के लिए निखिल की जिंदगी से चली जाएगी। उसके बाद सुनते ही कबीर का दिमाग एक भयंकर और खौफनाक रफ्तार से दौड़ने लगा। उसके होठों पर एक बहुत ही शैतानी दरिंदों वाली मुस्कान फैल गई। कबीर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी ने उसके जबड़े में दर्द हुआ लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने जोर से हंसकर कहा, 30 दिन की शराफत, निखिल सिंघानिया और शराफत, ये तो आग और पानी का मेल है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी यह बात सुनकर आगे से विहान ने हामी भरकर कहा, बिल्कुल सही कहा कबीर भाई, वो बस अपने गुस्से को पी कर बैठा है। हमें सिर्फ इतना करना है, हमें निखिल सिंघानिया को सरेआम उकसाना है।
हमें उसके ईगो पर वार करना है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो अपना आपा खो दे। सतेंद्र जायसवाल की नजरों के सामने भरी महफिल में अपना पुराना खूंखार माफिया वाला रूप दिखा दे, जैसे वो किसी का खून बहाएगा या किसी को सरेआम पीटेगा। सतेंद्र जायसवाल खुद उसे धक्के मारकर निकाल देंगे और उसकी 30 दिन की शर्त टूट जाएगी। आगे से कबीर ने अपनी जगह से उठकर विहान के कंधे पर एक जोरदार थपकी देकर कहा, बहुत खूब विहान राठौड़, आहिरा ने बिल्कुल सही मोहरे को मेरे पास भेजा है। हम निखिल को सीधा नहीं मारेंगे, हम उसके उस प्यार को, उस काशी को उससे छीन लेंगे जिसके लिए वो सारा नाटक कर रहा है। जब काशी उसे छोड़कर जाएगी तो निखिल खुद तिल तिल कर मरेगा। कबीर ने अपने बाउंसर को बाहर जाने का इशारा किया। अब उस डार्क और खौफनाक कमरे में सिर्फ कबीर और विहान बचे थे। उन्होंने टेबल पर नक्शा बिछाया और एक ऐसी साजिश रचने लगे जो निखिल के उस नई और ईमानदार दुनिया में भयंकर आग लगाने वाली थी। तभी कबीर ने अपनी उंगलियों को चटका कर कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो बहुत ही पब्लिक हो, जहां मीडिया हो, जहां लोग और सबसे जरूरी जहां सतेंद्र जायसवाल और काशी मौजूद हो। वहीं विहान का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने तुरंत रिएक्ट करके कहा, कबीर भाई, मुझे पता चला है कि परसों शहर के सबसे बड़े चैरिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है। इस हॉस्पिटल की वो सिंघानिया ट्रस्ट ने ही फंड किया है। निखिल सिंघानिया इस इनॉग्रेशन में चीफ गेस्ट है। वो इस प्रोग्राम के जरिए अपनी नई व्हाइट कॉलर और ईमानदारी इमेज को पूरे शहर में पेश करना चाहता है। ये कहते हुए विहान ने एक शैतानी मुस्कान के साथ आगे कहा, और सबसे बड़ी बात, निखिल ने सतेंद्र जायसवाल और उनके पूरे परिवार को फंक्शन में वीआईपी गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया। वो सतेंद्र जायसवाल को दिखाना चाहता है कि अब एक शरीफ इंसान बन गया है जो अस्पतालों को दान देता है। वह यह बात सुनकर कबीर की आंखों में खून उतर आया। उसने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, परफेक्ट, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। हम उस चैरिटी फंक्शन को निखिल सिंघानिया की बर्बादी का स्टेज बनाएंगे। तभी आगे से विहान ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन हम करेंगे क्या भाई, वहां तो बड़ी सिक्योरिटी होगी। तभी कबीर ने एक पुरानी और खौफनाक सिगार सुलगाई। धुएं का एक लंबा कश छोड़कर उसने अपनी जहरीली प्लानिंग का खुलासा करके खुरदरी आवाज में कहा, निखिल सिंघानिया को अपनी दौलत, अपनी नई इमेज से ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार है तो वो काशवी है। वो काशवी की इज्जत पर एक आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम उसी फंक्शन में कुछ गुंडे भेजेंगे जो मीडिया और सतेंद्र जायसवाल के सामने काशवी के साथ बदतमीजी करेंगे। वो काशवी पर गंदे इल्जाम लगाएंगे और कहेंगे काशवी निखिल की सिर्फ एक रखेल है जो उसके पैसों पर पल रही है। उसके बाद सुनकर विहान का मुंह खुला रह गया। उसने हैरान होकर कहा, कबीर भाई, अगर किसी ने काशी के बारे में ऐसा कुछ कहा तो निखिल उसे जिंदा फाड़ देगा। कबीर ने दहाड़ कर कहा, है यही तो हमारा प्लान है बेवकूफ। निखिल सिंघानिया अपनी शराफत का चोला उतारकर उसी वक्त उस गुंडे पर टूट पड़ेगा। वो मीडिया और सतेंद्र जायसवाल के सामने उस इंसान को जानवरों की तरह पीटेगा। वो खून की नदियां बहा देगा। और जैसे ही वो ऐसा करेगा, सतेंद्र जायसवाल अपनी आंखों से निखिल सिंघानिया का रक्षक वाला रूप देख लेंगे। उन्हें यकीन हो जाएगा कि निखिल कभी नहीं सुधर सकता। वो भरी महफिल में काशी का हाथ पकड़कर वहां से ले जाएंगे और निखिल 30 दिन की शर्त उसी वक्त चकनाचूर हो जाएगी। कबीर का एक खौफनाक और मास्टरमाइंड प्लान सुनकर विहान की रूह कांप गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत घिनौनी और शैतानी खुशी आ गई। ये एक ऐसा ट्रैप था जिससे निखिल का बचना नामुमकिन था। अगर वो चुप रहता तो काशू की इज्जत उछलेगी, अगर वो रिएक्ट करेगा तो अपना प्यार हार जाएगा। दोनों ही सूरतों में निखिल सिंघानिया की हार तय थी। तब विहान ने खुशी में कहा, कबीर भाई, आप तो एक मास्टरमाइंड है। इस प्लान में निखिल सिंघानिया पूरी तरह से फंस जाएगा। वो अपने ही बिछाए शराफत के जाल में घुट घुट कर मर जाएगा। आगे से कबीर ने अपनी सिगार की राख को टेबल पर झाड़ा और एक खूनी मुस्कान के साथ कहा, अब बस परसों का इंतजार है विहान। परसों वो निखिल सिंघानिया अपनी नजरों में, अपनी काशवी की नजरों में और उधर पूरे शहर की नजरों में इस कदर गिरेगा कि दोबारा कभी उठ नहीं पाएगा। उधर शहर के दूसरे हिस्से में निखिल सिंघानिया और काशी अपनी एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरी दुनिया में खोए हुए थे। अगली सुबह निखिल ने काशी को अपने ऑफिस के पास एक बहुत ही शांत और प्राइवेट कॉफी शॉप में बुलाया। दोनों आमने सामने बैठे थे। काशी ने एक हल्का पीला सूट पहना था और उसके चेहरे पर वो निडर बेबाक मुस्कान थी जो निखिल की जान थी। निखिल ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखा और उसकी नजरों में एक पल के लिए काशी के चेहरे से नहीं हटी थी।
तभी काशवी ने हल्का सा शर्मा कर अपनी बेबाक अंदाज में पूछा, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो निखिल? उसकी ये बातें सुनकर आगे से निखिल ने बहुत ही गहरी और प्यार भरी आवाज में कहा, मैं बस ये देख रहा हूँ कि मेरी शेरनी ने मेरे अंदर के उस खौफनाक जानवर को कैसे मार दिया। तुम्हें पता है काशवी, कल मैंने अपनी कंपनी के सारे डार्क प्रोजेक्ट्स हमेशा के लिए बंद कर दिए। राजू और बाकी स्टाफ मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई जादू कर दिया हो, लेकिन सच तो यह है कि यह जादू तुमने किया है। उसके बाद सुनकर काशवी की आंखों में गर्व की एक चमक आ गई। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर मेज पर रखे निखिल के हाथ को धीरे से छुआ। काशवी ने बहुत ही नरमी से कहा, मुझे तुम पर भरोसा था निखिल। मैंने डैड से जो 1 महीने की मोहलत मांगी वो सिर्फ उनके मन का खौफ दूर करने के लिए है। मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी मुझे और मेरे परिवार को निराश नहीं करोगे। कल का वो चैरिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। डैड भी वहां आ रहे हैं। वो जब तुम्हें एक नेक इंसान के रूप में देखेंगे तो उनका दिल जरूर पिघल जाएगा। आगे से निखिल ने काशवी के हाथ को कसकर पकड़कर कहा, मैं सतेंद्र जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा काशवी। मैंने अपने गुस्से को हमेशा के लिए दफना दिया है। अब निखिल सिंघानिया के हाथ सिर्फ अस्पताल और सुकून बनाने के लिए उठेंगे, किसी का खून बहाने के लिए नहीं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि उनके 30 दिनों की परीक्षा बहुत ही आसानी और प्यार से गुजरेगी। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि जिस चैरिटी फंक्शन का वो अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल मान रहे हैं, असल में वो कबीर, विहान और अहिरा का बिछाया हुआ मौत और साजिश का सबसे बड़ा चक्रव्यूह बनने वाला है। वहीं उधर कबीर के उस अंडरग्राउंड और धुएं से भरे बेसमेंट में अब एक ऐसा खौफनाक खेल रचा जा रहा था जो पटना शहर की सड़कों पर नई तबाही लाने वाला था। विहान, राठौड़ और कबीर ने अपने उस खौफनाक प्लान को अंजाम देने के लिए दिन रात एक कर दिया। कबीर जो अपने सूजे हुए जबड़े और निखिल सिंघानिया द्वारा की गई बेइज्जती की आग में जल रहा था, उसने अपने अड्डे पर शहर के सबसे गिरे हुए नीच और खूंखार गुंडों को बुलाया। बेसमेंट की उस मध्यम पीली और नियोन रोशनी में कबीर अपनी लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसके एक हाथ में शराब का गिलास था और दूसरे हाथ में बर्फ की पोटली जिसे वो अपने जबड़े पर लगा रहा था। उसके ठीक सामने खड़े थे 5 ऐसे गुंडे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों की इज्जत नीलाम करना और सरेआम तमाशा बनाना था। विहान राठौड़ कबीर के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शातिर और जहरीली मुस्कान थी। उसने अपनी जेब से काशवी की एक तस्वीर निकाली, टेबल पर फेंक दिया। तभी विहान ने उन 5 गुंडों की तरफ अपनी कातिलाना आवाज में कहा, ध्यान से देख लो इस चेहरे को। यह है काशवी जायसवाल। कल इस लड़की के इर्द गिर्द हमारा पूरा खेल घूमेगा। तभी आगे से गुंडों के लीडर रंगा ने तस्वीर को उठाकर कहा, अरे कबीर भाई, ये तो एकदम सीधी सादी भोली लड़की लग रही है। इसके साथ क्या करना है, उठाना है क्या? उसके चेहरे पर एक गंदी भद्दी मुस्कान तैर गई। तभी कबीर ने जोर से दहाड़ कर कहा, उठाना नहीं है बेवकूफ। अगर तूने उसे उंगली भी लगाई ना तो तेरे निखिल सिंघानिया तेरी उंगली काट कर तुझे खिला देगा। हमें उसे उठाना नहीं है, हमें सिर्फ उसकी इज्जत उछालनी है, वो भी सरेआम मीडिया और उसके बाप के सामने। तब विहान ने आगे बढ़कर प्लान को और गहराई से समझाना शुरू करके कहा, कल शहर के सबसे बड़े चैरिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन है। निखिल सिंघानिया वहां अपनी शराफत का चोला पहनकर चीफ गेस्ट बनकर आ रहा है। काशवी और उसका पूरा परिवार वहां वीआईपी गेस्ट बनकर आएगा। तुम पांचों को वहां एक आदमी, एक पीड़ित और एक सोशल वर्कर का भेष बनाकर भीड़ में शामिल होना है। उसकी ये बात सुनकर आगे से कबीर ने अपनी शराब का घूंट पीकर अपनी शैतानी योजना का खतरनाक हिस्सा खोलकर कहा, जैसे निखिल सिंघानिया अपना भाषण खत्म करेगा, काशवी और अपने बाप के साथ वहां खड़ी होगी। तुम लोगों को भीड़ से निकलकर काशवी पर गंदे और भद्दे इल्जाम लगाने हैं। तभी उसने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा, कैसा इल्जाम कबीर भाई? आगे से कबीर ने अपनी जहरीली आवाज में कहा, तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर कहोगे कि ये काशवी कोई शरीफ लड़की नहीं बल्कि सिंघानिया की रखेल है। कबीर के मुंह से निकले शब्द इतने जहरीले थे कि वहां खड़े गुंडे भी एक पल के लिए सन रह गए। उसके बाद सुनकर आगे से विहान ने उसी जहर में आगे बढ़ाकर कहा, तुम्हें भरी महफिल में कहना है कि काशवी ने अपने बाप को बेवकूफ बनाकर निखिल सिंघानिया की दौलत के लिए अपना जिस्म बेचा है। तुम्हें काशवी के चरित्र पर इतनी गंदी कीचड़ उछालनी है कि उसका बाप सतेंद्र जायसवाल
वहां खड़ा खड़ा शर्म से मर जाए। तभी कबीर ने हंसकर कहा, "हं, और जैसे ही तुम लोग ये बकवास करोगे, निखिल सिंघानिया का वो शराफत वाला नाटक एक सेकंड में टूट जाएगा। वो अपनी इस हीर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो अपना आपा खो देगा, तुम लोगों पर टूट पड़ेगा। लेकिन याद रहे, तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ मार खानी है।" उसकी बात सुनकर उस लीडर ने आगे घबरा कर कहा, "मार खानी है? भाई वो निखिल सिंघानी है, वो मारता नहीं है, वो सीधा जान से खत्म कर देगा।" तब विहान ने लीडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, "वो तुम्हें जान से नहीं मारेगा, क्योंकि वहां मीडिया के कैमरे होंगे। तुम्हें बस उसे इतना उकसाना है कि वो तुम्हें जानवरों की तरह पीटे। जब सतेंद्र जायसवाल निखिल का खूंखार और रक्षक वाला रूप मीडिया के सामने देखेगा, तो उसे यकीन हो जाएगा कि ये इंसान कभी सुधर नहीं सकता। वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से ले जाएगा और निखिल की वो 30 दिन की शर्त हमेशा के लिए टूट जाएगी।" तभी कबीर ने एक अटैची खोली, जो नोटों की गड्डियों से भरी थी। उस अटैची लीडर के सामने फेंक कर कहा, "ये लो 50 लाख। काम हो जाने के बाद 50 लाख और मिलेंगे। बस याद रहे, गालियां इतनी गंदी होनी चाहिए कि निखिल सिंघानिया अपने उस 30 दिन की कसम को भुलाकर सीधा तुम्हारा खून पीना पर उतर हो जाए।" वहीं आगे से गुंडों की आंखों में पैसों की चमक आ गई। उन्होंने पैसे उठाए और चले गए। बेसमेंट में अब सिर्फ कबीर और विहान बचे थे। तब विहान ने कबीर के साथ हाथ मिलाकर कहा, "कबीर भाई, कल का दिन निखिल सिंघानिया की जिंदगी का सबसे काला दिन होगा। वो अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत की चिता जलाएगा।" तभी आगे से कबीर ने जोरदार ठहाका लगाकर कहा, "और उस चिता की राख में हम अपने इंतकाम का जश्न मनाएंगे विहान।" दोनों शैतान अपनी इस खौफनाक साजिश की कामयाबी के नशे में डूब गए। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि निखिल सिंघानिया का गुस्सा इस जाल में फंसे बिना नहीं रह पाएगा। अगले सुबह पटना शहर के आसमान पर एक बहुत ही साफ और सुनहरी धूप खिली थी। जायसवाल हाउस में आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। सतेंद्र जी सुबह सुबह नहा धोकर अपने इस्त्री किए हुए सफेद कुर्ते और पजामे में तैयार हो रहे थे। उनके चेहरे पर आज एक अजीब सा सुकून और थोड़ी बेचैनी थी। निहारिका जी उनके पास चाय का कप लेकर आए और उन्होंने उनको चाय देकर कहा, "सतेंद्र जी, आप तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए। अभी तो फंक्शन में जाने में 2 घंटे बाकी हैं।" आगे से सतेंद्र ने चाय का कप लेकर एक गहरी सांस लेकर कहा, "निहारिका, आज का दिन बहुत बड़ा है। आज उस हॉस्पिटल का उद्घाटन है जिसे सिंघानिया इंडस्ट्री ने बनवाया। निखिल ने मुझे खास तौर पर इनविटेशन भेज दिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो इंसान सच में बदला है या ये सब सिर्फ काशी को पाने का एक नया ढोंग है।" उनकी ये बात सुनकर आगे से निहारिका जी ने चिंता में कहा, "मुझे तो अभी भी उस इंसान से बहुत डर लगता है जी। लेकिन काशी का उसके लिए जो पागलपन है, उसे देखकर मुझे लगता है कि शायद वो सच में हमारे लिए बहुत अच्छा करना चाहता हो। भगवान करे आज सब कुछ ठीक से हो जाए।" जब वो दोनों आपस में निखिल के बारे में बात कर रहे थे, इसी समय उधर काशी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसने आज बहुत ही सादा लेकिन बड़ा खूबसूरत सफ़ेद और हल्के सुनहरे रंग का सूट पहना था। उसके चेहरे पर कोई भारी मेकअप नहीं था, बस उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा कीमती थी। काशी ने अपने गले में वो छोटा सा पेंडेंट पहना था जो निखिल ने उसे एक बार दिया था। उसने आईने में खुद को देखा और एक प्यार सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। काशी ने खुद से फुसफुसा कर कहा, "आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है निखिल। आज तुम डैड को साबित कर दोगे, तुम्हारा वो दानव रूप हमेशा के लिए मर चुका है। तुम दिखा दोगे कि तुम्हारा हाथ अब किसी का खून बहाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए उठता है। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है मेरे शेर।" काशु का दिल गर्व से फूला जा रहा था। उसे पता था कि निखिल अपने उस 30 दिन की अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए दिन रात एक कर रहा है और ये आज सबसे बड़ा इम्तिहान था। तभी नकुल ने कमरे में आकर कहा, "दीदी, आप तैयार हैं? डैड बाहर इंतजार कर रहे हैं, कैब आ गई।" उनकी यह बात सुनकर काशी ने अपनी शॉल ठीक की और बाहर की तरफ चलकर कहा, "हाँ नकुल, मैं आ रही हूँ।" इसी के साथ जायसवाल परिवार पूरे सम्मान और उम्मीदों के साथ उस चैरिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका स्वागत खुशियों से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े खौफनाक अपमान से होने वाला है। वक्त तेजी से उस खौफनाक पल की तरफ बढ़ रहा था। निखिल की शराफत का चोला, काशवी का अटूट विश्वास,
दोनों ही एक बहुत बड़े तूफान के निशाने पर थे। क्या निखिल अपने उस गुस्से के ज्वालामुखी को उस वक्त रोक पाएगा जब कोई सरेआम उसकी काशवी की इज्जत पर कीचड़ उछालेगा? क्या सतेंद्र जी इस साजिश को समझ पाएंगे या वो निखिल के उस दानव रूप को देखकर हमेशा के लिए काशवी को उससे दूर कर देंगे? और आहिरा, क्या वो दूर बैठकर इस तबाही का लुत्फ उठा पाएगी? खामोशी का ये वक्त अब खत्म होने वाला था। पटना शहर के उस भयंकर खूनी तमाशे का गवाह बनने वाला था, जो प्यार, नफरत और साजिश और एक माफिया के अहंकार की सारी हदें पार करने वाला था। क्या होगा कल के एपिसोड में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट मिलेनियर रईसजादा के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें।